बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को डॉक्टर मनान की तरफ से और अमीनुल्लाह की तरफ से सलाम। आज हमारे साथ अ, जो गेस्ट स्पीकर है गुल खान, उसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। हम उसके साथ बहुत से सवालात जो उसकी जो टॉपिक है बी आप योर ओन बॉस, बिजनेस के बारे में हम उससे मुख्तलिफ सवालात करेंगे। लेकिन इससे पहले अमीन भाई कोई मैसेज है हैप्पी कनाडा डे के बारे में, तो सबको दे दे, सारे कनेडियन को। थैंक यू मनान साहब, बहुत शुक्रिया। और तमाम व्यूवर्स को हमारी पख्तून प्रोफेशनल कनाडा के प्लेटफॉर्म से हैप्पी कनाडा डे। और हम वेलकम करते हैं गुल मिस साहब को इस हमारे वर्चुअल स्टूडियो में। और यकीनन ये प्रोग्राम का जो पैटर्न है, जिस तरह बी योर ओन बॉस, और ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो हमारी कम्युनिटी को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हमारी कम्युनिटी काफ़ी कुछ लर्न करेंगी इस प्रोग्राम से। और हम कम्युनिटी को तो हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि हमें अपने क्वेश्चंस भेजें। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए भी हैं, और अभी भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो हम अपने तमाम व्यूवर्स को कहते हैं कि हमें लाइव क्वेश्चन भेजें। हम उसको कोशिश करेंगे कि उसमें शामिल करें। तो हैप्पी कनाडा डे डॉक्टर मनान साहब। ओके, सो हम पख्तून प्रोफेशनल कनाडा की एज ए प्रेसिडेंट डॉक्टर मनान फजले तमाम पख्तूनों की तरफ से जो क्रॉस कनाडा रह रहे हैं, उनकी तरफ से तमाम कनेडियंस को हैप्पी कनाडा डे मुबारक हो, सुकून से हो। और आप अपनी ख्याल रखें। गुल खान हमारे साथ है। गुल खान साहब से हम पूछेंगे कि अपनी इंट्रोडक्शन करा दे व्यूवर के साथ, लिसनर के साथ, और साथ साथ ये भी बता दें कि ये बिजनेस का आप लोगों को कब से शौक पड़ा और कब से आप कर रहे हैं, और उसमें किस तरीके से आपकी शुरू में तो काफी उतार चढ़ाव भी आती है, तो अपनी स्टोरी अपनी मुंह से व्यूवर को बता दें, लिसनर को बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, मनान साहब और खटक साहब, और आपके तमाम देखने वाले जो हैं ऑनलाइन, उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके प्लेटफॉर्म से मैं जो है लोगों से मुखातिब हूँ और उनसे बात करूँ। इसके अलावा आज जो है वो कनाडा डे है, और कनाडा डे के मुनासबत से मैं तमाम कैनेडियंस को, अपने फेलो कंट्रीमैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कनाडा एक खूबसूरत मुल्क है, और मैं तकरीबन 15 साल से कनाडा में रहता हूँ। इससे पहले मैं यूएस में रहता था। मैं डुअल सिटीजन हूँ, यूएस और कैनेडियन दोनों हूँ। और 4th ऑफ जुलाई भी आने वाला है, 2-3 दिन के बाद फिर हमारा अमेरिकन सेलिब्रेशन भी होगा। लेकिन ये जो झंडा है, ये 15 साल पहले उस जज ने मुझे दिया था जब मैं कैनेडियन सिटीजन बना था, तो ये मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। तो एनीवे, आपने सवाल किया कि मैं बिजनेस में कब से हूँ, या तो पहले मैं अपना तारुफ करा दूं। जैसे मेरा नाम गुल रहमान खान है, और मैं तोरगर केपी के पाकिस्तान में पैदा हुआ था। तोरगर जो है ये एक इलाका है, ज़िला है ये, जो सवाबी और मानसेरा और बडग्राम और सवात और बुनेर के दरमियान है। और इसके बाद मेरी स्कूलिंग जो है वो कराची में हुई, और कराची से मैंने पढ़ा। उसके बाद मैं 1974 में यूएस गया। 1974 से 78 तक मैं यूएस में रहा। वहाँ से तालीम हासिल की मेरीन में, और उसके बाद एज अ सी कैप्टन मैं पाकिस्तान गया, और मैंने वहाँ पे पोर्ट कासिम अथॉरिटी है, पोर्ट एंड शिपिंग, उस ज़माने में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में था, तो वहाँ से एज ए हार्बर पायलट मैंने जॉब शुरू की। उसके बाद सी कैप्टन रहा, और फिर जो है 1988 में मैं वापस अमेरिका गया, कैलिफोर्निया रहा। कैलिफोर्निया के बाद अरिज़ोना में रहा। अरिज़ोना में अब उसके बाद जो है ये 2005 में जो है मैं कनाडा आया, और अब कनाडा में हूँ। तो जहाँ तक बिजनेस का ताल्लुक है, तो बिजनेस का शौक तो मुझे शुरू से था, और एज अ सी कैप्टन बहुत सारे ममालिक मैंने देखे,
मुख्तलिफ जगहों पे गया, मुख्तलिफ पोर्ट्स पे गया और वहाँ पे लोगों से मिला। जहाँ तक पहले आप का कि पहला बिजनेस कौन सा है, तो उसके ऊपर बाद में मैं आता हूँ। मतलब सवाल सवाल ये है ना कि जब आदमी बिजनेस की दिमाग में जाते हैं ना, तो पहले सोचते हैं कौन सी बिजनेस करूं। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की टाइम होता है, जहन में आता है फ्रेंचाइज पे जाऊं, सोलो पे जाऊं, पार्टनरशिप करूं, कौन सा बिजनेस करूं। ये डिसीजन कैसे करते हैं, ये मतलब है कि कौन सा बिजनेस करूं। हाँ, हमारे जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या इंडिया से या जो लोग आते हैं, चूंकि उनको ज़्यादा मालूमात नहीं होती या वो नए होते हैं, तो वो दूसरे लोगों को देख के बिजनेस करते हैं। मसलन हमारे ज़्यादातर जो देसी लोग हैं, वो गैस स्टेशन करते हैं या रेस्टोरेंट करते हैं, पिज़्ज़ा स्टोर करते हैं, डॉलर स्टोर, इस तरह के बिजनेसेस करते हैं। तो ये शुरुआत मतलब इस तरह की होती है बिजनेस से। और मैंने चूंकि शुरू में जॉब्स की थी, मैं जब कैलिफोर्निया में था, तो उससे पहले मैं शिपिंग कंपनी के लिए जॉब करता था। मैं उसके बाद जो है चर्च स्टिगन में मैं वीपी ऑपरेशन रहा। और उसके बाद जब मैं अरिजोना गया, फिनिक्स, तो वहाँ जो है फिर मैंने अपना पहला बिजनेस वहाँ से शुरू किया। गुल साहब, लाइक बी योर ओन बॉस, इस ये जो स्लोगन है, कनाडा में क्या बिजनेस ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा आसान है, या एक एक इमिग्रेंट को जॉब की तरफ फोकस करना चाहिए? क्या कहते हैं आप? जी, बिजनेस जो है वो सिर्फ कनाडा में नहीं बल्कि दुनिया में जहां पर भी आप रहें, आप जो है मेरी रिकमेंडेशन है कि आप बिजनेस करें। एज ए मुस्लिम जो है, आपको पता ही होगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बिजनेस किया, और ये एक सुन्नत भी है। जब उन्होंने अपनी शादी की थी, पहली शादी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, तो वो बिजनेस वोमेन थी एक्चुअली उस जमाने में, मतलब आज से 1400 साल पहले। और उसके बाद बहुत सारे सहाबा इकराम आते हैं जिन्होंने बिजनेसेस किए हैं। अबू बकर सिद्दीक का नाम आता है, उस्मान गनी का नाम आता है, और भी बहुत सारे हैं। तो बिजनेस जो है, बिजनेस में ये होता है कि अगर आप नौकरी कर रहे होते हैं, तो नौकरी जो है वो आप दूसरे को अमीर बना रहे होते हैं, आप अमीर नहीं बनते। आप जो है वो हैंड टू माउथ ही रहते हैं, वो मंथ टू मंथ आपका चल रहा होता है। लेकिन जब आप खुद बिजनेस कर रहे होते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसको बढ़ाएं, उसको जो है अपने लिए फायदेमंद साबित करें। तो कनाडा तक, जहाँ तक कनाडा का ताल्लुक है, तो यहाँ तो बहुत ही अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप यहाँ पे बिजनेस करें। यहाँ पे बहुत सारे मतलब जो है चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो गुल खान भाई, आप अपने बिजनेसेस के बारे में, अगर आपने यूएस में की हो या कनाडा में की हो, तो सबसे पहले आपका कौन सा बिजनेस था, और फिर ये कैसे प्रोग्रेस कर गए, एक्सेल कर गए। आपका नाम जब आपकी मैं बाज आर्टिकल देखता हूँ, तो यू हैव रियली एक्सेलेंट एंड पख्तून across North America are very proud of you. So just share your story, like how where did you जी, start? Like हाँ जी, फिनिक्स अरिजोना में जब मेरा पहला बिजनेस था, वो एक 7-Eleven हमने खरीदा था, उसको फिर हमने कन्वर्ट किया एक प्राइवेट बिजनेस में, और उसका नाम था सनसेट मार्केट। तो वो अभी भी है वहाँ पे। और ये जैसे आपको पता है कि कन्वीनियंस स्टोर मार्केट टाइप का था, और उसके अंदर मतलब जो है ना जो है हर किस्म की मतलब चीज़ें हम बेचते थे। तो ये हमारा पहला बिजनेस था। उसके बाद मैं जो है मुख्तलिफ बिजनेसेस से मंसूब रहा। मेरे कज़न के साथ मैंने काम किया। टर्बो एनालिसिस के नाम से हमने एक कंपनी बनाई थी जो कि एयरक्राफ्ट पार्ट बेचती थी, और C-130s के, बोइंग के, और एयरबस के पार्ट मुख्तलिफ एयरलाइंस को बेचते थे हम। मैं वहाँ पे एज ए जनरल मैनेजर मैंने किया। और उसके बाद जो है टी मोबाइल जो है उनके लिए मैंने काम किया। और फिर मैंने खुद टी मोबाइल की मास्टर डीलरशिप स्टेट ऑफ एरिजोना के लिए हासिल की। और हमारे जो है तकरीबन 14 लोकेशंस थी टी मोबाइल की, जिसमें हम सेल फोन सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, एक्सेसरीज और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करते थे। इसके अलावा एक और कंपनी में ओन करता था उस ज़माने में, जीजे ट्रेडिंग के नाम से।
वो उसके थ्रू हमने अरिज़ोना में जो है डॉलर स्टोर जो है वो बनाए और तकरीबन 6 लोकेशन। और इसके बाद मैं यहाँ पे कनाडा आया। तो कनाडा आने के बाद जो है चूँकि मेरा जो एक एक्सपीरियंस था कैलिफ़ोर्निया में जब मैं था, तो मैं चर्चिज़ चिकन के लिए एज़ ए वीपी ऑपरेशन मैंने काम किया था। तो जो यहाँ पे एक चिकन फ्रैंचाइज़ है, उसका नाम है मेरी ब्राउन चिकन, जो कि कनाडा की सबसे बड़ी चिकन कंपनी या फ्रैंचाइज़ है चिकन के हवाले से। तो उनका जो प्रेसिडेंट था नाइजल बेटी, वो मेरा दोस्त बना। और फिर हमने जो है उनकी फ्रैंचाइज़ खरीदी। और फिर 2008 में उन्होंने मुझे हायर किया एज़ ए एरिया डेवलपर वेस्टर्न कनाडा, मिडल ईस्ट, तुर्की और साउथ अमेरिका के लिए। तो मैं तकरीबन 2008 से लेके 2015-16 तक उनके साथ जो है एरिया डेवलपर काम करता रहा। और साथ-साथ में मेरा अपना भी बिज़नेस जो है वो एज़ ए फ्रैंचाइज़ी भी चलता रहा है यहाँ पे। और तो उस दौरान जो है वो दूसरे जो लोगों को हमने तकरीबन 18 फ्रैंचाइज़ बेची अक्रॉस कनाडा। और 2 लोकेशन हमने इस्तांबुल, तुर्की में बनाई। और मेरा काम जो था या जो मेरी जॉब थी वो ये थी कि मैं फ्रैंचाइज़ी रिक्रूट करूँ, उनके लिए साइट सिलेक्शन करूँ, उनको फाइनेंस में जो है ना हेल्प करूँ और बिज़नेस प्लान बना के दूँ। तो ये मेरी सक्सेस स्टोरी है। उसके बाद जो है फिर हमने और भी जो यहाँ पे बिज़नेसेस किए, मसलन मेरी फैमिली जो है मेरे बच्चे भी करते हैं एक्चुअली, और टेक्नोलॉजी में ही करते हैं। हम ओन करते हैं या ओपन बॉक्स, और इसके अलावा हम होलसेल करते हैं कंप्यूटर, सेल फोन्स, इस तरह की टेक्नोलॉजी में। रियल एस्टेट मेरा फेवरेट एक और वो है, उसमें भी मैं करता हूँ। और रेस्टोरेंट्स जो है, अभी हमने एक नया रेस्टोरेंट कबाब फ्यूजन के नाम से यहाँ कैलगरी में बनाया है, जो कि पहला कबाब फ्यूजन है जिसमें पिशावरी चपली कबाब और अफ़गानिस्तान से, ईरान से, तुर्की से मुख्तलिफ़ किस्म के कबाब हमने उसमें जो है वो फ्यूज़न किए हैं और उसको हम सक्सेसफुली चला रहे हैं। गुलखान भाई, अभी मेरे एक दोस्त, इसका मुझे अभी टेक्स्ट मैसेज आया, वो कह रहे उसने चर्चेस जो है ना फ्रेंचाइज ली है चंद महीने पहले, लेकिन अभी वो सोच रहा है कि मैं समझ नहीं आता मैंने लेके सही की है, क्योंकि कोरोना का हालात भी ऊपर से आ गए। तो ऐसे वक़्त ऐसे आप क्योंकि भी कभी-कभी शुरू में जब आदमी बिज़नेस स्टार्ट करता है, तो कभी डिसीज़न करता है मैंने ये पता नहीं सही फैसला किया या सही नहीं फैसला किया। एक स्ट्रेस बिगिनिंग में काफ़ी एक मुश्किल से आदमी गुज़रता है। तो आपका वो आपको सुन भी रहा है, तो आपका क्या टेक है इसमें कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए स्ट्रगल के साथ, ऐसे आते भी हैं या ये सिर्फ़ ये आदमी फेस कर रहा है ऐसी सिचुएशन? मैं फ्रैंचाइज़ के ऊपर बात करूँगा बाद में, लेकिन चलें मैं आपके सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ। वो उस पे आते हैं, फ्रेंचाइज़ पे आते हैं, जी, बिज़नेस एंटरप्रेन्योर पे आते हैं। हाँ, काफ़ी ज़्यादा सवालात इधर आ रहे हैं ठीक है। हमारे पास। लेकिन मैं तो जो बेसिक जो उसने एक मैसेज भेज दिया, तो मैंने कहा चलो आपसे हाँ, तो पूछ लें। असल में जो चर्चिज़ चिकन है ये यूएस बेस्ड कंपनी है एक्चुअली। एटलांटा से ये इनका हेड ऑफिस एटलांटा में है। और इसकी जो सिस्टर कंपनी है यहाँ कनाडा में, वो पपाइज चिकन है। तो मेरे ख्याल में इनको चाहिए था कि ये पपाइज चिकन लेते, ये ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे निस्बतन चर्चेस के। हाँ, चर्चेस जो है ये एक ज़माने में खैर अभी तो चूँकि उसने चर्चेस लिए ना, तो अभी हाँ, कैसे नहीं मैं उसको कंपैरिज़न आपको हाँ, बता रहा हूँ क्या? उनके मतलब जो है ना। तो चर्चेस जो है यहाँ पे अल्बर्टा और या वेस्टर्न कनाडा में इतना पॉपुलर नहीं रहा। और अब जो है मेरे ख्याल में एक आध लोकेशन जो है वो बीसी में है। लेकिन मैं सरप्राइज़ हूँ कि मतलब जो है उन्होंने अभी ओंटारियो में जो है ना चर्चेस चिकन को मतलब जो है वो इंट्रोड्यूस किया। हालाँकि ज़्यादा बेहतर चॉइस जो है ना मेरी ब्राउन की हो सकती है या पपाई की हो सकती है या फिर केएफसी की हो सकती है। तो जो उन्होंने खरीदा है उनके उनके साथ जो है ना कोई और बहुत सारी जो है वो खरीदने के साथ-साथ जो है उनके उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लायबिलिटी ली है बहुत सारी चीज़ों की। या उसमें मतलब लीज़ होगी फॉर एग्ज़ाम्पल। अब या वो ल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपनी दुकान बंद करते हैं तो लीज़ से वो कैसे छुटकारा हासिल करते हैं।
उसके बाद जो है वो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट किया उन्होंने, जो है और फ्रेंचाइजर सिटी के से साथ। काफी हाँ, काफी तकलीफ सिटी तो से उन्होंने अप्रूवल मतलब और काफी पैसे खर्च किए हैं इसके ऊपर, वो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट किया है। उसके अलावा सेटअप में उन्होंने रेनोवेशन में पैसे लगाए होंगे या इस तरह की चीजें की हैं। $3.5 लाख खर्च किए उसने मुझे कहा। हाँ, तो 3.5 लाख तो इतने ज्यादा नहीं है जो अच्छी फ्रेंचाइज के लिए, मतलब इससे ज्यादा होता है। लेकिन बहरहाल जो मैं तो उनको मशवरा दूंगा कि अगर वो आजकल तो मतलब जो है ना बेचना भी मुश्किल है इसको, मतलब और बेचने के लिए जो फ्रेंचाइज जो आप बेचते हो ना, उसका जो है खरीदार भी जो है वो फ्रेंचाइजोर जो होता है, जो चर्चिस चिकन की जो हेड ऑफिस है, वो अप्रूव करेगा। ये नहीं अप्रूव कर सकते आपके जो दोस्त हैं कि ये अप्रूव करें किसी को और बेच दें। तो बहरहाल इनको मेहनत करनी चाहिए। इसमें जो है कस्टमर सर्विस है, मार्केटिंग है, और हेड ऑफिस की मदद लें साथ में। तो मतलब जो है अब ये बेचने का टाइम जो है तो गलत है, मतलब मेरे ख्याल में। तो गुलशन एक साहब, आदमी का एक मैं और भी सवाल है कि ओके अमीन भाई। गुलशन साहब, इस सेम रेलिवेंट क्वेश्चन से रिलेटेड एक मैसेज आया है मुझे कि जो एक बिल्कुल नया बंदा जिसने कभी बिजनेस किया ही ना हो, पूरी लाइफ जॉब में गुजारी है, वो कह रहा है कि बिजनेस कोई भी सिलेक्शन करें, उसके लिए स्टार्ट में जो बिजनेस रिस्क असेसमेंट है उसमें क्या फैक्टर हम देखें। दो चीजें होती हैं, मतलब एक तो ये होता है कि वो प्राइवेट बिजनेस करना चाहता है या फ्रेंचाइज खरीदना चाहता है। तो दोनों के अलग अलग असेसमेंट है। सबसे पहले तो मतलब जो है उसको जो है मेरे ख्याल में कहीं जो भी फ्रेंचाइज वो खरीद रहा हो, मुझे नहीं मालूम कि वो रेस्टोरेंट खरीद रहा है या जो भी बिजनेस खरीद रहा है, उसके अंदर वो काम करे पहले। तकरीबन 6 महीने से 1 साल तक वो काम करे, और उसके बाद सबसे पहले तो वो अपने आप को उसमें काम करने के बाद उसको पता लगेगा कि जो है वो ये उसके फायदे के लिए है या वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो ये चीज होती है। दूसरी चीज जो है वो जो है वो अपने अपने आप जो है ना, जो सेल्फ असेसमेंट है अपने आप करे वो, कि उसके पास कितने पैसे हैं और वो कितना रिस्क ले रहा है। क्योंकि इस जो भी बिजनेस लेगा फिर उसमें और चीजें इन्वॉल्व होती हैं, बैंक लोन है, लीज है, या दूसरी जो लाइबिलिटीज होती है फ्रेंचाइजोर की वगैरह वगैरह। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कौन सा बिजनेस खरीदना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को पहले देखें वो कि उनके पास पैसे कितने हैं। कम से कम इतने पैसे होने चाहिए कि वो 1 साल तक सरवाइव कर सके, और वो जो सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि पर्सनल भी सरवाइव कर सके। मसलन बाज लोग सोचते हैं कि यार मैं तो किराया दे दूंगा, मैं तो इन्वेंटरी खरीद लूंगा, लेकिन वो उनको अपने रहने के लिए भी तो मतलब अपने घर का किराया चाहिए, या मॉर्गेज चाहिए, या ग्रोसरी, या दूसरी जो इंश्योरेंस है, दूसरी चीजें चाहिए। तो 1 साल के लिए उनके पास कम से कम अपने पास पैसे होने चाहिए। गुलखान साहब, ये जो बिजनेस है हर बंदे की ख्वाहिश होती है, कौन लोग बिजनेस नहीं कर सकता? कौन सी ऐसी चीज है जिसमें ये ना हो नहीं कर सकता? जब साफ साफ कह दे। जी, बिजनेस तो हर एक कर सकता है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि कोई नहीं कर सकता, और करना भी चाहिए। लेकिन बिजनेस जो है वो लोग करें जो हार्ड वर्किंग हो, और वो मतलब बहुत मेहनत कर सकते हो। बिजनेस जो है वो एक तरह से आप शादी कर लेते हो उसके साथ, मतलब जो है ना, क्योंकि आपको मतलब जो है ना, फिर आप जब नौकरी करते हो तो आप 9 से 5 तक जो है ऑफिस में जाते हो, फिर उसके बाद घर चले जाते हो, आप अपने चेक पे चेक का इंतजार करते हो। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। आपको रात के 10 बजे भी या रात के 2 बजे भी आपको अलार्म कंपनी कॉल करती है कि भाई किसी ने दरवाजा तोड़ दिया या किसी ने कुछ कर दिया, तो आपको मतलब 24 आवर जो है ना, मतलब अलर्ट रहना पड़ता है। तो फोकस और हार्ड वर्किंग बंदा होना चाहिए। और इसके अलावा मतलब जो है जो भी बिजनेस करे वो पहले अपने आप को, जैसे मैंने कहा ना, कि असेस करे। उसके बाद पैसे कितने हैं, वो क्या करना चाहता है, वो ऐसी चीज करे जो उसको पसंद हो। गुलखान भाई, ये जैसे ये बिजनेस आप बता दे व्यूअर को, लिसनर को, कि ये इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में ये क्या चीज़ है? और ये जो लोग कभी कभी जैसे ड्राइविंग स्कूल करते हैं या मॉर्गेज के एजेंट बन जाते हैं या ऑटो इंश्योरेंस वगैरह के एजेंट बनते हैं, ये भी बिजनेस में आते हैं या ये बिजनेस है क्या चीज़ ये? हाँ, चले मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करता हूँ। बिजनेस जो है वो कोई भी कारोबार जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करते हो और मुनाफे के लिए, वो
वो बिजनेस होता है। इसमें हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकता है, दुकानदारी भी हो सकती है, कोई ये बिजनेस होता है। एंटरप्रेन्योर जो है वो शख्स होता है एंटरप्रेन्योर जो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेता है, अपने पैसे लगाता है किसी बिजनेस में मुनाफे के लिए और मुनाफा कमाता है उसमें, वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। इसके अलावा जो एक होता है प्राइवेट बिजनेस, एक होता है फ्रेंचाइज होता है। तो ये दो दो प्लेटफॉर्म है मतलब बिजनेसेस के। तो अब दोनों पे मैं अलग अलग बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे अब दूसरा कोई कंटिन्यू सवाल करें तो आपने सवाल किया कि जो ये इंश्योरेंस एजेंट वगैरह ये वो सारे, तो असल में जो एक होते हैं मुलाजिमत पेशा लोग। मुलाजमत पेशा लोग वो होते हैं जो फॉर एग्जांपल उन्होंने स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ा होता है, वो बड़ा मैथ में अच्छे होते हैं, सारी चीजें वो अच्छे करते हैं, लेकिन वो मेंटली जो है ना वो उनका ये होता है कि मुझे जॉब करनी है, तो बैंक में चले जाते हैं, इंश्योरेंस में चले जाते हैं या किसी और शोबे में चले जाते हैं। अच्छा, उसमें उनके जहन में ये होता है कि जॉब जो है वो मेरी सिक्योरिटी मतलब सिक्योर है, उनको मंथली पे चेक मिलता है, बेनिफिट होते हैं जॉब के, और ये सारी चीजें वो लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन उनका वो बिजनेसमैन नहीं होते हैं, वो जो है मुलाजमत पेशा या वर्कर होते हैं। अच्छा, उसमें जो रिस्क होता है वो ये होता है कि जो है अगर अगर आपका जो मालिक है या जो आपका जो बॉस है वो आपको जब भी चाहे नौकरी से निकाल सकता है। ये मैंने बहुत सारे देखे हैं, कैलगरी में ऑयल में काम करते हैं, तो फिर क्या होता है कि जब ऑयल नीचे जाता है तो वो ले ऑफ हो जाते हैं या फायर हो जाते हैं। तो एक तो ये है। अच्छा, दूसरा जो आपने इंश्योरेंस एजेंट है या इस तरह के जो लोग होते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। ये भी बिजनेस में आता है, लेकिन इसमें इसमें थोड़ी सी कैटेगरी ऊपर जाती है, फिर मैं वो बाद में थोड़ा सा डिफाइन करूंगा उसको। तो ये जो है ना सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं बेसिकली। ये अगर चाहें तो अपने जो इनका जो बिजनेस है उसको बढ़ा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, या अगर ये खाली एजेंट रहें और किसी और के लिए किसी का कंपनी के लिए काम करें, तो वो एक जो है वो एक तरह से मुलाजमत पेशा में शुमार होगा। लेकिन अगर वो एक्सेल करना चाहें इसमें तो वो बिजनेस हो सकता है वो। मेरे दो किस्म के सवाल है। अमीन भाई, आपका कोई सवाल है? हाँ, एक क्वेश्चन है कि जिस तरह आपने फ्रेंचाइज की बात की, यकीनन फ्रेंचाइज के बैक पे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक ओनरशिप होती है, जी उनकी काफ़ी स्ट्रगल होती है, उनकी एनालिसिस हुई होती है। क्या सजेस्ट करते हैं कि एक नया बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जी। वो एज अ फ्रेंचाइज का सहारा ले या अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे और हाँ, उसमें रिस्क ले? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका। आपने जैसे कहा कि मतलब जो इसके जो है ना अ, फ्रें- एक होता है फ्रेंचाइजोर जो हम्म, कि कंपनी ओन करता है या कोई बंदा होता है, और एक होता है फ्रेंचाइजी जो उस कंपनी से जो है मुआहिदा करता है और हम्म, फ्रेंचाइज खरीदता है। ठीक है, ये तो फ्रेंचाइजोर और फ्रेंचाइजी ये दो मतलब जो है लफ्ज हैं। अच्छा, इसके जो जैसे आपने कहा कि मतलब जो है फ्रेंचाइजोर वो फ्रेंचाइज खरीदे या वो प्राइवेट बिजनेस करें, तो दोनों के जो है ना वो नुकसानात और फायदे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई जो है वो फ्रेंचाइज खरीदना चाहता है, तो उसको एक बना हुआ सिस्टम मिलता है, उसको खुद जो है ना व्हील नहीं क्रिएट करना पड़ता, और वो उसकी जो है वो एक एस्टेब्लिश ब्रांड होता है, नाम होता है, उसके लिए जो है जो बाइंग पावर होती है उसकी वो अच्छी होती है। हेड ऑफिस या जो उनका जो होता है कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग उनके लिए अवेलेबल होती है, फाइनेंस इजी होती है, ऑपरेशनल और सपोर्ट होती है, ट्रेनिंग होती है उनके लिए। और तो ये सारी जो है ना फायदे वाली जो है चीजें उसमें मतलब है, और उसमें जो है जो सक्सेस रेट है वो हायर होता है निस्बतन अगर वो खुद शुरू करता है। तो इसके जो नुकसानात हैं वो ये हैं कि चूंकि अगर आप ब्रांड फ्रेंचाइज मतलब वैसे तो फ्रेंचाइज बहुत सस्ते भी मिलते हैं, लेकिन जो अगर आप कोई ब्रांड खरीदते हैं तो उसकी कास्ट ज्यादा होती है। फिर आपको जो है जो फ्रेंचाइजोर होता है उसके साथ जो है एक एग्रीमेंट करना पड़ता है, और वो एग्रीमेंट के आप फिर जो है तहत
आप अपनी जो है ना चीज़ें नहीं कर सकते, उसमें रिस्ट्रिक्शन होती हैं। मसलन जो साइट सिलेक्शन होती है या जो प्रोडक्ट होता है, जो सप्लायर होते हैं, ये उनकी सिलेक्शन पे आपको करना पड़ता है, आप खुद नहीं सेलेक्ट कर सकते। इसके अलावा अगर कोई उस ब्रांड में कोई जो है खराब फ्रेंचाइजी है कहीं और, तो वो अगर खराब करेगा या तो वो आपके ऊपर भी इफेक्ट उसका हो सकता है। इसके अलावा आपको फ्रेंचाइज फी देनी पड़ती है। उसके अलावा आपको जो है वो कंटिन्यू रॉयल्टी और मार्केटिंग फी देनी पड़ती है। तो ये सारी खराब चीज़ें हैं उसकी। जो प्राइवेट बिजनेस है, प्राइवेट बिजनेस में वो लोग कामयाब होते हैं जिनके पास कोई बहुत ही जबरदस्त आइडिया हो और वो आइडिया जो है वो सेलेबल हो, मतलब वो आइडिया ऐसा हो कि मतलब वो उसको जो है मार्केट कर सकता हो। दूसरी बात उसमें ये होती है कि उसके पास पैसे होने चाहिए। अगर पैसे नहीं होंगे तो वो कोई सिर्फ आइडिया पे काम नहीं चलेगा, पैसे होने जरूरी है उसमें। तीसरी चीज़ ये होती है कि कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है उसमें, कि अगर आप अपना कोई बिज़नेस जो है वो कामयाब करना चाहते हैं, तो वो एक बहुत कमिटेड वो होता है, आपको कमिट करना पड़ता है बहुत जो है उसके लिए। जी। गुल अच्छा। खान साहब, एक सवाल आ गया है मामीन भाई, ये मैं पूछता हूँ, इधर स्क्रीन ओके। पे नजर आ रहा है। एक आदमी ने लिखा हुआ है कि जो पापाय है वो एक लोकेशन सेल नहीं करता बल्कि पैकेज ऑफ 10 करता है, जिस पे ओवर $1 million का खर्चा आता है। तो एक साइट को लोग सिक्योर करने के लिए नहीं, अगर एक आदमी एक पपाई लेता है तो पॉसिबल है, वो कैसे कैसे ले सकता है? इधर एक आदमी ने हाँ, ये कितने वो चूँकि पैकेज ऑफ 10 लेंगे हाँ, ना। जी, जी। पहली चीज़ तो ये कि मैं थोड़ा-सा डिस्क्लेम कर दूँ कि मतलब जो है ना, मैं किसी ब्रांड को जो है मार्केट नहीं करना चाहता यहाँ पे और ना ठीक। ही मतलब तो इसलिए मैं थोड़ा-सा उसको डिस्क्लेम कर दूँ। ओके। उसकी बात सही है जो आपका सवाल है कि वो पहले वो 4 या 5 लोकेशन जो है ना वो लेने पड़ते थे, उसके बाद जो है क्योंकि वो कह रहे हैं कि 10 लोकेशन लेने पड़ेंगे जिस हाँ, पे अब हो मिलियन सकता है डॉलर 10 हो, लेकिन वो पहले 5-4 पे भी दे देते थे। तो उसके लिए जो है वो ये या तो ये होता है कि वो किसी के साथ जो है ना, जो एक कोई ग्रुप हो जो फाइनेंस कर सकता हो, जो 10 लोकेशन जो है ना वो ले सकता हो, वो उनके साथ जो है ना पार्टनरशिप करे। अदरवाइज फिर वो जो है कोई और ब्रांड ले ले जो मसलन मेरी ब्राउन है या कोई और जो भी मतलब जो है उसको है। तो ये तो मतलब एक ऐसा सवाल है कि ये चूंकि इस पे किसी को कंट्रोल नहीं होता, ये तो मतलब जो है कॉर्पोरेट उनकी जो पॉलिसी है पपाइज की, तो वो दैट्स व्हाट इट इज एक्चुअली। या अच्छा गुल भाई, एक ये एक मिनट, ये क्वेश्चन है रिलेटेड। एक जो जिस तरह आपने भी ब्रांड फ्रेंचाइज की बात की, जी, जी। ब्रांड फ्रेंचाइज जब आप लेते हो तो उसमें एक बहुत बड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व है। जी, जी। अब बिजनेस कोई भी हो, उसमें सक्सेस और फेलियर दोनों पैरेलल चलते हैं। जी, जी। अगर कोई ब्रांड फ्रेंचाइज पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जिस तरह 3 4 5 लाख आप इन्वेस्ट करते हो और जी, जी। फेलियर होता है, तो वो फेलियर उस फ्रेंचाइजी का है या वो ब्रांड फ्रेंचाइज का फेलियर है? और उसमें अगर कोई लॉस होता है, वो कौन उठाता है? जी, ये कोई भी भी अच्छा ब्रांड। सवाल है। हाँ, ये सारा लॉस जो है फ्रेंचाइजी का होता है। जो फ्रेंचाइजर होता है वो कोई लॉस नहीं लेता। क्योंकि उनका वो लॉस तो सिर्फ एक। ये होता है कि उनका उनका जो लोकेशन होता है या ब्रांड नेम खराब होता है थोड़ा-सा, लेकिन जो पैसों का जो लॉस होता है वो फ्रेंचाइज़ी का होता है। क्योंकि जो लीज़ होती है वो फ्रेंचाइज़ी के नाम पे होती है। कुछ कंपनियाँ होती हैं जो कि लीज़ अपने नाम पे करती हैं और फिर वो सब लीज़ करती हैं, वो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो कोई। लेकिन नॉर्मली जो ब्रांड्स होते हैं, तो आप जब $5 लाख फॉर एग्जांपल लगाते हैं और कोई फ्रेंचाइज खरीदते हैं, तो आपका रिस्क ये होता है कि एक तो जो है अगर वो ब्रांड नहीं चले, तो लीज की लायबिलिटी आपकी होती है। जो इक्विपमेंट आपने खरीदा है, मसलन अगर आपने एक रेस्टोरेंट खरीदा है, तो उसकी जो इक्विपमेंट है वो $3 लाख के आपने खरीदे या 2 लाख के खरीदे आपने, तो जब उसको आप बेचने जाएंगे तो वो कौड़ियों के दाम जिसको कहते हैं ना, कि वो कोई केजीजी पे $10 में भी नहीं खरीदेगा। तो हुँ। ये मतलब लॉस जो है उसमें होता है। तो इसलिए कोई भी फ्रेंचाइज खरीदने से पहले जो है ना वो जो है चीज़ें करनी पड़ती हैं, कि मतलब जो है ना वो जो है मेक श्योर करे कि वो अपने ड्यू डिलिजेंस जो है वो पूरी करे, मतलब और अपनी सेल्फ असेसमेंट करे कि वो जो पैसे हैं उसके पास वो कितने हैं, वो कितने टाइम तक अफोर्ड कर सकता है।
और इसके अलावा वो किसी जो फ्रेंचाइज कंसल्टेंट होता है या स्पेशलिस्ट होता है उनसे बात करें। उससे पहले जो दूसरे फ्रेंचाइजी होते हैं उस सिस्टम में उनसे बात करें। बिजनेस प्लान प्रॉपर हो उसका, लॉयर के साथ बात करें, अकाउंटेंट्स के साथ बात करें। और ये सारे एक्शन लेने से मतलब जो मतलब फ्रेंचाइज बनने से पहले वो सारे ये चीजें मतलब करें पहले। खान साहब, ये हमारे जितने भी न्यू कमर आते हैं ना, ज्यादातर स्किल प्रोफेशनल लोग आते हैं, जो जिनमें इंजीनियर और अच्छे क्वालिफाइड लोग होते हैं। इधर आके तो मुख्तलिफ जॉब्स की तकल में सालों साल गुजार देते हैं। और काफी हार्डशिप होती है जॉब सिक्योर करने के लिए भी, कभी कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ता है। लेकिन आप कैसे इनको मोटिवेट करते हैं? आप क्या से क्या है कि ये वजह थी कि कॉलेज जाए, पढ़े, फिर स्ट्रगल करे, जॉब मिले, और जॉब में आज जैसे आपने कहा कि हैंड टू माउथ बस गुजारा ही होता है, ज्यादातर टैक्स पे करते हैं, तो आप इनको कैसे मोटिवेट करते हैं कि वो बिजनेस करे, कौन सी बिजनेस करे, कैसे स्टार्ट करे? जो कनाडा है मतलब इसमें तो जो है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। यूएस में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यहाँ पे जो मतलब जो है जो लोग पाकिस्तान से आते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान की बात करेंगे। तो वहाँ से लोग आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं या इंजीनियर्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और उनको वीज़ा भी हो जाता है, सब हो जाता है। लेकिन फिर उन जब वो यहाँ आते हैं तो उनको जॉब नहीं मिलती या अपने फील्ड में जॉब नहीं मिलती। तो वो फिर जो है ऑड किस्म के जॉब करते हैं। मैंने देखे हैं यहाँ पे लोग मतलब जो है ना वेल क्वालिफाइड होते हैं, टैक्सी चला रहे होते हैं या पेट्रोल पंप पे काम कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे होते हैं। तो मेरी उनसे तो सबसे पहले तो ये है कि मैं ये सब चीजें डिस्करेज करता हूँ कि ये मतलब जो है ना मतलब वो इस किस्म की उनको पहले तो अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये कैनेडियन जो सिस्टम है ना यहाँ पे वो आपकी जो डिग्री है या जो क्वालिफिकेशन है वो नहीं मानते हैं वो यहाँ पे। इवन दो कि वो आपको इमिग्रेशन दे देते हैं यहाँ आने के लिए, लेकिन आपको जो है यहाँ पे जिस बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कम्युनिटी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें आप जाके अपने जॉब के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करें। अपग्रेड करने के बाद फिर जो है आप जो है यहाँ का जो सिस्टम है वॉलंटियर करें अपने आप को किसी मतलब जो अच्छी कंपनी में या किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि थोड़ा सा आपको जो है कैनेडियन एक्सपीरियंस हो जाए। उसके बाद जो है फिर आप अपनी फील्ड में जो है जॉब ढूंढें। तो ये मेरा उनका ये होगा कि वो अपने आप को बजाय कि वो एक बंदा है वो डॉक्टर है वहां से पाकिस्तान से आया है, वो यहाँ की सिक्योरिटी की जॉब करे या टैक्सी चलाए, तो बेहतर ये है कि वो अपने आप को कोशिश करे कि अपने आप को अपग्रेड करे। और या फिर जो थोड़े से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं जैसे फार्मेसी है या कोई और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, हेल्थ क्लब्स होते हैं, दूसरी चीजें होती है फिजियोथेरापी वगैरह, इस तरह उनमें इन्वॉल्व हो जाए। जैसे आपने गुल साहब बात की कि अपने आप को अपग्रेड करें, कनाडा में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस डिग्री या बिजनेस की क्वालिफिकेशन होना लाजमी है या कोई भी कर सकता है? नहीं, डिग्री तो कोई लाजमी नहीं होती, लेकिन अच्छी होती है। तो अगर आपके पास बिजनेस की डिग्री है, आपने एमबीए किया है या इकोनॉमिक्स में आपने मास्टर किया है या बैचलर किया है, तो आपके लिए जो है ये फायदे वाली बात होती है। और लेकिन उसके लिए कोई बिजनेसमैन बनने के लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि वहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करती है। गुलखान भाई, एक आदमी ने सवाल भेजा है कि अगर मैं सपोज इधर से रिफर्बिश कंप्यूटर भी लूं और इसी का बिजनेस स्टार्ट करूं, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करूं इधर से, ये वर्थ है मेरे लिए अगर मैं इस बिजनेस में जंप करूं? मैं पाकिस्तान के बारे में तो नहीं कह सकता। हाँ, ये बहुत अच्छा बिजनेस है, हम लोग करते हैं एक्चुअली। मेरा बेटा एक कंपनी ऑन करता है और करता है वो यूएस और कनाडा में करता है। तो लेकिन पाकिस्तान का मुझे नहीं पता वो ये इधर से पाकिस्तान कंप्यूटर रिफर्बिश बेचते हैं या इधर इधर ही? नहीं, हम लोग तो खैर इधर ही करते हैं।
हाँ हम जी। पाकिस्तान नहीं तो भेजते। वो कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसी बिजनेस स्टार्ट करूं, रिफर्बिश कंप्यूटर भेजूं तो वो वर्थ है? उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में जानता है लोगों को, या हम्म, उसके कनेक्शन है या नेटवर्क है जो कि वहाँ पे उससे खरीदे जो है रिफर्बिश कंप्यूटर, और वो जो है पैसे उसको टाइम पे दें, या तो इस मुमकिन हो सकता है इस तरह। लेकिन चूंकि मेरा तजुर्बा नहीं है यहाँ से पाकिस्तान भेजने का, तो मैं ये मशवरा नहीं दे सकता। लेकिन बहरहाल ये तो उसके अपने ऊपर है। लेकिन यहाँ से लोग रिफर्बिश कंप्यूटर, सेल फोन, इवन गाड़ियाँ, ये सब मतलब बेच सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो यहाँ से पाकिस्तान भेजी जा सकती हैं, मसलन दाल है, गंदम है, और इस तरह की चीज़ें। मतलब जो ना, ये कनाडा जो है ज़रूरी मुल्क भी है मतलब। गुल खान भाई, एज ए बिजनेसमैन आपका बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन क्या है? यानी क्या जिंदगी में कभी कहा है कि एनफ इज एनफ, बस नहीं करता? ऐसा कभी सिचुएशन आया कभी? क्योंकि बिजनेस, जैसे आप कहते हैं कि 24/7 एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है कि 9 बजे जाओ 5 बजे आ जाओ। तो जब आप 24/7 काम करते हैं तो कभी कभी दिल चाहता है नहीं, एनफ इज एनफ। ऐसे सिचुएशन कभी आया है? आप शेयर कर सकते हैं? जो है, जो मेरी जो सबसे अच्छी स्ट्रेंथ है ना, मुझ में सब्र बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। और जो, अगर आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं ना, तो आपके अंदर जो है ना सब्र होना चाहिए एक्चुअली। एक तो ये एक है कि मतलब जो है ना, आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो, आपको कूल माइंड रहना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि जो है, मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं ना, वो अपने एक टीम बनाते हैं और वो टीम से फिर काम लेते हैं। तो इस तरह वो अपना बिजनेस डेवलप करते हैं। वो जरूरी नहीं कि मतलब जो है ना, वो आप जो है ना रात को भी जागें, और मतलब जो है, जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो आपके ख्याल में खुद काम करते हैं? उनके लिए तो उनके जो है इतने फौज होती है नौकरों की जो काम करती है उनके लिए। तो कभी जिंदगी, कभी बिजनेस के दौरान कभी ऐसी फ्रस्ट्रेशन का स्टेज आया हुआ है आपके ऊपर ही, नहीं शुरू में या कभी कनाडा के अंदर में भी, यूएस में? और आपने कैसे हैंडल की है उस फ्रस्ट्रेशन को? हर मेरे वक्त तो स्टार्टिंग से लेके एक्सेल तक तो हर चीज तो स्मूथ नहीं जाता ना, कभी कभी नहीं, हालात आपकी बात सही है कि स्मूथ नहीं जाता, और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होती है बाज दफा। और लेकिन ये कि जैसे मैंने कहा कि आप जो है वो क्या अम, चीज करते हैं, आप कैसे हैंडल करते हैं? जैसे मैंने कहा ना कि एक तो मतलब आपको जो है ना पेशेंट होना चाहिए, कि मतलब जो है ना आप हाँ, सब्र से काम लें। आप जो है, आपको एडॉप्टेबल होना चाहिए कि आप चीज़ों को एडॉप्ट करें, चीज़ों को सीखें। आपको मतलब जो है ना, अच्छे बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर की जो खूबियां हैं वो ये हैं कि मतलब आप जो है अकोमोडेट कर सकते हो, आप जो है वो लीड कर सकते हो लोगों को, मतलब जो है, और लोगों के साथ काम करते हुए आप उनको एंजॉय कर सकते हो, मतलब ये सारी चीज़ें। तो जहाँ तक फ्रस्ट्रेशन का है, मतलब बहुत लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप बाज दफा जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। जैसे आपने कोई, फॉर एग्जांपल, आपका एम्प्लॉयज नहीं आया, या कोई आपको कोई जो है वो अचानक कोई इमरजेंसी हो गई, और इस तरह की चीजें होती है। लेकिन वो एज अ बिजनेसमैन जो है वो फिर आपको उसी हिसाब से उसको मैनेज करना पड़ता है। गुलाम साहब, एक क्वेश्चन है, एक हमारी व्यूवर ने भी भेजा है। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट तो कनाडा में बहुत सारी एरियाज में सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। जी न्यू बिजनेस में कोई ऐसा प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपको सपोर्ट करे? जी जी, है एक्चुअली। यहाँ पे कनाडा में जो है ना, एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो आपका क्रेडिट होता है। आपका क्रेडिट जो है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी है, उसका कंपनी का क्रेडिट भी अच्छा होना चाहिए। अगर कंपनी नहीं है, आप नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका पर्सनल क्रेडिट भी, आपको पता ही है, आप लोगों को सबको पता है कि अगर आप गाड़ी खरीदने जाते हो, घर खरीदने जाते हो, कोई बिजनेस खरीदने, तो पहली चीज जो गवर्नमेंट देखती है, या गवर्नमेंट तो आपसे बात नहीं करती, उस बैंक बात करता है गवर्नमेंट की बिहाफ पे। तो आपका क्रेडिट जो है वो अच्छा होना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा ये कि जो सबसे अच्छा जो प्रोग्राम है, कनाडा स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग, CSBF कहलाता है वो। तो ये जो CSBF है, ये आपको 3.5 लाख तक डॉलर जो है देता है कर्जा। और बाज सूरतों में जो अगर आप कोई बिजनेस बाय कर रहे होते हैं, या जो जिसकी मतलब जो है 3 साल की टैक्सेस प्रॉफिटेबल हो, अच्छा बिजनेस हो, तो आपको $1 मिलियन तक का भी जो है वो लोन देते हैं। इसके अलावा जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं, लीज इक्विपमेंट
होती है कि आप अपने जो कारोबार है, मसलन आप हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं तो आप जो है सारी चीज़ें लीज कर सकते हैं। इसके अलावा जो लाइन ऑफ क्रेडिट होता है या बहुत सारी और गवर्नमेंट की जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और फेडरल गवर्नमेंट की जो है, फेडरल गवर्नमेंट की सबसे जो अच्छी डील है वो CSBF है। तो इसमें जिस हाँ, तरह आपने फ्रेंचाइज की बात की, अगर कोई बंदा फ्रेंचाइज की तरफ जाता है, कोई ब्रांड फ्रेंचाइज की तरफ, वो ये देखता है कि इसने ये सारा पैसा जो है लोन से या गवर्नमेंट किसी भी जो बेनिफिट देती है उससे उठाया है, या उसके पास अपना पर्सनल अकाउंट में भी कोई कुछ शो करना होता है? जी, ये भी अच्छा सवाल है। बहुत सारे जो है बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं ना वो यही करते हैं एक्चुअली। यस, आपके पास अपने पैसे भी होने चाहिए। कम से कम आपके पास 40% अगर जो भी बिज़नेस की जो कीमत है ना, उसका 40% आपके पास होना चाहिए एक्चुअली, और बाज़ सूरतों में 50 भी होना चाहिए। लेकिन उनको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो स्मॉल बिज़नेस लोन या गवर्नमेंट से लोन लेते हैं ना, तो उनको बैंक को पता होता है कि आपने अगर पहले से गाड़ी ली होती है, आपने पहले से कोई लोन लिया होता है, तो वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में सारा पता, हर चीज़ का मतलब कोई छुपा नहीं सकते उसको आपके, यार मैंने मतलब जो है क्रेडिट कार्ड से मैं 10,000 निकाल दूंगा या 20,000 मैं लाइन ऑफ क्रेडिट से निकाल दूंगा और 2 लाख जो है मैं बैंक से ले लूंगा। इस तरह नहीं होता, उनको पता होता है सारा। तो आपके पास पैसे अपने होने चाहिए इतने, क्योंकि जो बिगनिंग में जो कास्ट होती है वो आपको खुद करनी पड़ती है। मसलन जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रेंचाइज फी है, या जो रेंट डिपॉजिट है, या जो बैंक के पैसे होते हैं, लॉयर के पैसे होते हैं, ये आपको लोन नहीं मिलता। लोन जो मिलता है वो आपको मिलता है इक्विपमेंट के लिए मिलता है, और आपकी जो मतलब जो बिल्डिंग है या जो वो है उसके लिए मिलता है। बुरहान भाई, एक आदमी ने एक सवाल भेजा हुआ है कि कभी कभी जो बिजनेस आदमी स्टार्ट करता है ना, 1 साल बाद या चंद महीने बाद या चंद साल बाद फिर ये सोचते है काश मैं ऐसा करता, ऐसा न करता, तो मेरी वक्त बचत जाता, ज्यादा पैसे खर्च नहीं हो जाते। तो ऐसे सिचुएशन में क्या आप एडवाइस देते हैं उन लोगों को, ताकि वो जो मिस्टेक होते हैं जो इनिशियली आदमी, वो शायद प्लानिंग के भी मिस्टेक हो सकते हैं, शायद कोई और भी, ये कौन सी ऐसी चीजें होती है जो एक नए बिजनेस जो आदमी कहते हैं ना कि मैं 3 साल शायद मुझे ये पता होता तो मैं आज बेहतर होता, उसको कैसे अवॉइड करें उन चीजों को? हाँ, वो अवॉइड करने का तरीका यही है एक्चुअली। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, और जब मिस्टेक हो जाती है तो हो जाती है, तो उसको फिर जो है ना उसी तरह से डील करना पड़ता है। लेकिन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या कोई फ्रेंचाइज खरीदने से पहले, सबसे पहले तो आप अपनी जो आपकी जो नेटवर्थ है, मतलब जो है, और उसके बाद जो है ना आपके पास जो है ना आप सेल्फ असेस करें अपने आप को कि कितने पैसे हैं आप मतलब जो है वो कितने टाइम तक जो है वो सस्टेन कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बिज़नेस जो है वो राइट अवे पैसे नहीं बनाता, तो आपको खुद जो है किराया देना पड़ता है, एम्प्लॉइज़ को देना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, तो आपके पास पैसे इन चीज़ों के लिए होना चाहिए। लेकिन अगर आप बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने पहले कहा कि भई उनको किसी तरह झूठ बोल देते हैं कि भई जो है वो मेरे पास किसी के पैसे लेके अपने बैंक में डाल देते हैं और कहते हैं कि ये मेरे पैसे हैं। बैंक वो और मतलब वो एक तरह से जो है वो कोशिश करते हैं कि वो बैंक से लोन ले लें। तो वो भी ठीक नहीं होता, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो है ना आप ही ज़िम्मेदार होते हैं हर चीज़ के। मतलब अगर बिज़नेस फेल होता है, तो जो जिसका बिज़नेस है तो वो उसको लॉस होता है, इसको कोई बचा नहीं सकता। अगर वो बैंकरप्सी करता है तो फिर उसका क्रेडिट खराब होता है, ये सारी चीज़ें मतलब उसको देखनी चाहिए। तो जो मेरा मशवरा है वो ये है कि सबसे पहले वो मतलब जो है लोगों से मशवरा करें, अपने दोस्तों से मशवरा करें, फ्रेंचाइज़ जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे मशवरा करें, अकाउंटेंट से, जो भी हर जगह अकाउंटेंट अवेलेबल होता है, अकाउंटेंट से मशवरा करें, लॉयर से मशवरा करें, और खुद जो है अगर वो कोशिश करे कि जॉब करे उसमें। फॉर एग्जांपल अगर कोई पिज़्ज़ा स्टोर खरीदना चाहता है तो पहले वो पिज़्ज़ा स्टोर में जाके जॉब करे, 6 महीने के लिए जॉब करे, 1 साल के लिए जॉब करे, फिर उसको जो है वो इन एंड आउट का पता चलेगा कि जो है मुझे जाना चाहिए या नहीं जाने। अगर जब वो एक दफ़ा चला गया, तो फिर उसमें से निकलना जो है थोड़ा-सा वो जो लॉस होता है फिर उसको वो रिकूप करना मुश्किल होता है। बिजनेस के कौन से बेहतरीन एट्रीब्यूट्स होने चाहिए कि बिजनेसमैन के लिए, और साथ साथ ये भी बता दें कि जो हमारी कम्युनिटी है वो ज्यादातर जॉब की तरफ जाती है। मैंने देखा कभी बिजनेस में बहुत रेयरली लोग इन्वॉल्व होते हैं,
इसकी वजह क्या है और स्ट्रांग एट्रीब्यूट्स क्या होनी चाहिए एक बिजनेसमैन के लिए? हाँ, जैसे हमारे लोग जो है ना वो ऐसा नहीं है कि बिजनेस में नहीं जाते हैं बिजनेस में। जैसे फॉर एग्जांपल हम पश्तून हैं तो जो क्वेटा के पश्तून होते हैं, आपने देखा होगा पाकिस्तान में कि वो हमेशा बिजनेस करते हैं। वो कभी भी वो चाय का टी लगाएगा, वो रेडी लगाएगा, वो फ्रूट बेचेगा, लेकिन वो बिजनेस करेगा। ठीक है, तो बिजनेस तो मतलब है, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं करते हैं। इस तरह बोरी है या मेमन है या जो कराची वाले दूसरे हैं, मतलब दिल्ली के पराचा हैं, ये लोग बिजनेस ही करते हैं एक्चुअली। तो लेकिन जो यहाँ पे आते हैं तो जो बिजनेस शुरू में वो कोशिश करते हैं कि चलो कोई जॉब मिल जाए और वो अपना जो है, यहाँ चूंकि वो एक नए मुल्क से आते हैं, यहाँ पे मौसम जो है वो एक्सट्रीम होता है, उनको कोई और प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, पाकिस्तान की तरह तो होता है, फैमिली सिस्टम नहीं होता है यहाँ पे, हर एक को काम करना पड़ता है यहाँ पे। तो शुरू में जो है वो थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, लेकिन वो अगर कोई अपना टारगेट रखे, अपना गोल रखे कि यार मुझे मतलब है ना 5 साल के बाद में यहाँ पे मुझे होना चाहिए, तो वो उसी तरह उसको करना चाहिए। तो जहाँ तक जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस जो मैं देखता हूँ, वो बिजनेसमैन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। वो अपने जो मतलब जो है अपने एक प्राइड महसूस करता है एज अ बिजनेसमैन। और वो खुद अपना जो है टाइम मुकर्रर करता है कि मुझे सुबह 10 बजे जाना चाहिए ऑफिस, या मैं घर पे ही रहूं, बाद में जाना चाहिए। और दूसरों की स्किल पे जो है वो डिपेंड करता है, दूसरों दूसरों से काम लेता है, वो टीम बनाता है। असल बिजनेस वूमेन वो मतलब ऐसा नहीं है कि बस खाली वो उसने जो है वो एक छोटी सी दुकान खोली तो वो बिजनेसमैन हो गया। ये एक इब्तिदा है, उसके बाद जो है ना फिर आगे उसको और ऊपर जाना चाहिए। मैंने ये भी अमीन भाई कोई सवाल तो नहीं, मैं सवाल करूं? हाँ, आप करें, आप करें। मैंने खुद अपने लाइफ एक्सपीरियंस में देखा है ऐसे लोग जो कभी स्कूल नहीं गए लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। आपने कम्युनिटी की भी बात की कि लोग मतलब बिजनेस करते हैं। जो एजुकेशन बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, मैंने ज्यादातर एजुकेटेड लोग देखे हैं डरते हैं, बिजनेस में नहीं जाते। डिड यू फील दैट वे? मतलब है कि जो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, मैंने अपने लाइफ में देखे बड़े सक्सेसफुल है, उनको इंग्लिश लिखना भी नहीं आता। और मैंने बड़े अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग देखे हैं, वो डरते हैं। तो ये डर एजुकेशन के साथ, एजुकेशन मेरे ख्याल में इनकी एक वीकनेस बन जाती है, यही क्या चीज है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो है मैं थोड़ा सा इसको वाज़ेह कर देता हूँ। आज पहले ये कि आप ये कह रहे हो कि जो है कोई मतलब जो है ना बिजनेस के लिए जो है एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक तो या मैं ये मतलब समझा हूँ इससे। ओके। और दूसरा ये आपके सवाल में ये है कि जो है आपने ऐसे लोग देखे हैं कि जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है लेकिन वो स्कूल नहीं गए हैं। नहीं, स्कूल नहीं गए ना। ठीक है, तो जो आपने जो लोग देखे होंगे ना, जो मेरे ख्याल में वो एक तो ऐसे लोग होते हैं जो इनहेरिट मतलब जो है वो उनका माँ बाप जो है वो उनकी तरफ से उनको बिजनेस मिल जाता है। एक तो ये ऐसे होते हैं। एक होते हैं जो जमींदार होते हैं, जो उनकी जमीनें होती हैं वो होते हैं। एक होते हैं जो आते हैं जो लेबर टाइप के लोग होते हैं, कंस्ट्रक्शन में वो काम करते हैं, वो पैसे कमाते हैं, क्योंकि लेबर यहाँ पे बहुत पैसे कमाती है, आपको पता ही है। कंस्ट्रक्शन में करते हैं, वो साइड वॉल बनाते हैं, वो रूपिंग करते हैं, वो कारपेटिंग करते हैं, वगैरह वगैरह। वो भी बिजनेसमैन एक तरह से बन जाते हैं। उसके लिए आपको स्किल चाहिए होता है, वो उसमें आपको मतलब एजुकेशन नहीं चाहिए होता। लेकिन मेरे ख्याल में एजुकेशन फिर भी जरूरी है, क्योंकि वो एक नॉन एजुकेटेड के लिए जो है ना हर बिजनेस एक लिमिट होता है, उसके ऊपर वो नहीं जा सकता। जो एजुकेटेड होता है वो उसके लिए वो कोई जो है लिमिट नहीं होती। एक तो ये चीज होती है। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि एक होता है मुलाजिमत पेशा लोग, जो कि उनके जहन में ये होता है कि यार मुझे नौकरी करनी है, तो वो मतलब वो अपना जहन नहीं बनाते हैं कि यार मुझे बिजनेस में जाना है। ठीक है, उसके अलावा जो है बाज लोग ऐसे होते हैं जैसे डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, या जो 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 जिसको आप कहते हैं कि वो प्रोफेशनल लोग हैं। ठीक है, तो वो जो ये लोग जो होते हैं ये भी बिजनेसमैन नहीं होते हैं, ये जो है सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं एक तरह से। ठीक है, तो बिजनेस और इन्वेस्टर जो है वो एक अलग कैटेगरी है, फिर मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको साथ ही ले लेता हूँ।
तो ओके मामीन भाई, हमारे पास टाइम भी काफ़ी शॉर्ट हो रहा है और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा सा इस पे बताएं कि जो कनाडा के एनवायरनमेंट के हिसाब से जो टॉप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो किन सेक्टर्स में है? थोड़ा सा कम्युनिटी ये बताएं, उनके लिए इजी हो जाएगा कि वो कहाँ पे फिट बैठते हैं। हाँ, एक तो जो बिजनेसेस हैं ना उसमें सबसे पहले तो आपको ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो बिजनेस आपको पसंद हो और जो जिसमें आप इंजॉय करते हैं वो काम करते हुए, ठीक है। अब पर्सनली मेरा जो है कुछ और मतलब जो है हो सकता है मैं बिजनेसेस मुझे पसंद हो, आपको आपको कोई और पसंद हो, लेकिन जो आपका सवाल है ये चूंकि बहुत सारी चीजें जो है वो कुछ लोगों के ऊपर फिट नहीं बैठती या कुछ लोगों के ऊपर नहीं होती, लेकिन जो मेरे जो फेवरेट जो बिजनेसेस हैं जो मैं करना चाहता हूँ या मैं करता हूँ, वो एक तो है कि रियल स्टेट। जो जितनी भी दुनिया में जो पैसे सबसे ज्यादा लोगों ने बनाए वो रियल स्टेट में बनाए हैं, तो जो मेरा फेवरेट बिजनेस है वो रियल स्टेट का है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी इन्वेस्टमेंट्स हैं या बिजनेसेस में उसमें कई चीजें हैं। हमारे जो पाकिस्तान से लोग आते हैं वो जैसे एक दूसरे को देख के मतलब बिजनेसेस करते हैं, लेकिन वो अपने जो बॉक्स है या वो उससे बॉक्स से बाहर नहीं निकलते हैं कि वो और चीजें भी डिस्कवर करें। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे कि वो उसमें मतलब जो है वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ई कॉमर्स जो है आजकल जो जैसे अभी कोरोना की वजह से आपको पता है कि जो है ना वो रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, दूसरी चीजें बंद हो गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, तो ई कॉमर्स जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में जो है ना बिजनेस जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। आपने एक फोन लिया है तो 6 महीने के बाद दूसरा मॉडल आएगा तो आप बोलोगे यार मुझे नया फोन चाहिए या मुझे नया कंप्यूटर चाहिए, तो ये एक अच्छा बिजनेस है। इसके अलावा और बहुत सारी बिजनेसेस हैं जो कम पैसों में हो सकते हैं, मसलन क्लीनिंग का बिजनेस है, पेट सर्विसेज हैं, फार्मेसी है, जो है इवेंट प्लानिंग है। ये कम पैसों वाले बिजनेसेस हैं जो कि हमारे लोग कर सकते हैं। डिलीवरी कंपनीज हैं, एक और दो बल्कि मेरी जो फेवरेट हैं, एक रजिस्ट्री है जो मुझे बहुत पसंद है उसका बिजनेस, जो जहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लेने जाते हो या उसको रजिस्ट्री जो जिसको बोलते हैं। और एक और बिजनेस है जो रिसाइकलिंग का, वो बॉटलिंग जो बिजनेस है ना बॉटलिंग का, वो भी बहुत अच्छा बिजनेस है और वो भी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि फ्रेंचाइजिंग में गवर्नमेंट के कौन से फ्रेंचाइजेस होते हैं जो आप ले सकते हो? गवर्नमेंट तो फ्रेंचाइज नहीं करती जिस उसके तरह आई थिंक लेकिन जो वो सपोर्ट सर्विस करती है। ओंटारियो है या इस जी तरह की जो जिस तरह ये ड्राइव टेस्ट सेंटर्स हैं या सर्विस ओंटारियो हैं, दे आर फ्रेंचाइज्ड आई थिंक। हाँ, लेकिन वो जो एक्चुअली एक जो पहले से जिन लोगों ने लिए होते हैं ना तो वो उन्हीं को देते हैं, वो आम जो से हम लोगों को नहीं देते हैं एक्चुअली। जैसे रजिस्ट्री या वो जो ड्राइविंग टेस्ट है या इस तरह की बहुत सारी, तो वो उसको लेना जरा मुश्किल होता है, मतलब तो इसलिए मैं जिक्र नहीं किया उसका। ओके। बुरहान भाई, एक आदमी ने मैं असल में लोगों ने काफी सवाल भेजे हैं ना, तो मैं जी जी, इसलिए बोलें बोलें थोड़े से जी। उसने कहा कि मैं 17 साल से जॉब कर रहा हूँ, रियल एस्टेट पार्ट टाइम करता हूँ। मुझे गुलखान साहब से पूछे कि मैं मुझे कोई सजेस्ट करे, जॉब छोड़ लूँ 17 साल की जॉब और फुल टाइम रियल एस्टेट में चले जाऊं, क्योंकि पार्ट टाइम में वो होता नहीं है, तो आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं उसको? जैसे मैं रियल एस्टेट का जिक्र किया तो रियल एस्टेट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो रियल एस्टेट ब्रोकर का मेरा मतलब नहीं है। ओके। मेरा रियल एस्टेट जो है एक वास्ट जो है, हर चीज रियल एस्टेट से रिलेटेड है। मतलब रियल एस्टेट एग्रीकल्चर भी हो सकती है, कमर्शियल भी हो सकती है, वो तो रेजिडेंशियल भी हो सकती है। रेजिडेंशियल, हाँ, वो बहुत तो सारी। वो हाँ कर रहा है रेजिडेंशियल बाइंग सेलिंग, और ये इसी हाँ इसी का वो हाँ, रिलेटेड। तो जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि जो रियल एस्टेट में जो लोग आते हैं मतलब एज ए ब्रोकर या एज ए एजेंट, तो तो उसको जॉब उनको, छोड़ना चाहिए कि नहीं? हाँ मैं उसको आता हूँ उस तरफ भी। तो पहले तो ये होता है कि कम से कम 1 से 2 साल उनको सेट होने में लगते हैं, मतलब ताकि पैसे बनाने से पहले वो 1 साल 2 साल तक जो है उनको जो है एक तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, करनी होती है, या किसी सीनियर एजेंट के साथ काम करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद तो ये चूंकि एक फिक्स इनकम नहीं होती, मतलब आपने घर बेचा तो आपको पैसे मिल गए, आपने घर नहीं बेचा तो आप जो है वो
बेकार हो गए। तो एक तो लेकिन अगर आप जो है अगर देखें यहाँ पे कनाडा में, तो जो टॉप रियल्टर्स होते हैं या जो रियल एस्टेट में काम करते हैं वो बहुत जो है पैसे कमाते हैं, और ये बहुत अच्छा पेशा है और मैं इसको बहुत रिकमेंड करता हूँ एक्चुअली। तो जहाँ तक नौकरी का सवाल है, मुझे नहीं पता कि नौकरी किस नौइयत की है, लेकिन अगर वो हमेशा जो है ना, अगर आप कंफ्यूज रहेंगे कि यार मैं करूं नहीं करूं, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा एक ही चीज पे फोकस करें और उसको मतलब जो है उसके अंदर मतलब कोशिश करें कि उसको मतलब आगे बढ़ाएं। तो जहां तक नौकरी का छोड़ने का ताल्लुक है, तो मतलब वो ग्रेजुअली आप छोड़ सकते हैं। अगर वो 17 साल से कर रहे हैं और वो भी, तो मतलब इसका मतलब हुआ कि वो दोनों में मतलब जो है वो नहीं हुआ, आगे नहीं गया, मतलब ना नौकरी में आगे गया और ना ही, इसलिए दोनों कर रहा है वो। तो कोशिश, अगर नौकरी जो है वो आपको पता ही है कि वो फिक्स एक इनकम है आपकी, उसमें कुछ और ज्यादा आपने मालदार नहीं होना। तो जो रियल स्टेट है, तो उसमें चांसेस है कि आप उसको आगे बढ़ा सकें। तो एक नए आदमी के लिए मतलब जब ऐसे न्यू कमर आते हैं ना, तो वो अगर बिजनेस करना चाहे तो किधर से स्टार्ट करे? कॉलेज होती है, ट्रेनिंग होता है, किसी किधर से इंफॉर्मेशन ले? इसका कोई मिनिस्ट्री है, जाके बात करे? कोई क्लासेस भी होती है, या कॉलेज जाए? किससे बात करे? किधर से हाँ, इंफॉर्मेशन यहाँ ले? किधर से मतलब सपोर्ट ले? या किसी अपनी कम्युनिटी मेंबर से बात करे? जी बिल्कुल, बहुत सपोर्ट यहाँ कनाडा में तो बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे कॉलेजेस भी हैं और टेक्निकल स्कूल्स भी हैं। मसलन जहाँ कैलगरी में जो है वो सेट है, सदर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, या नॉर्दर्न अल्बर्टा में है नेट है। इस तरह जो है ओंटारियो में भी बहुत सारे टेक्निकल स्कूल हैं जहाँ से वो चीज़ें सीख सकता है। यहाँ पे हर चीज़ के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप प्लम्बर हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो पहले तो ये कि वो जाके ये चीज़ें कोई टेक्निकल या कोई हुनर सीखे, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक गवर्नमेंट, यहाँ आपको पता ही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिटी लेवल पे जो है अवेलेबल हैं या फेडरल लेवल पे भी अवेलेबल हैं। तो और जो है जो बहुत सारी एसोसिएशन बनी हुई है और तकरीबन हर शहर में बनी हुई है, वो लोग भी कर सकते हैं। अगर किसी को हेल्प चाहिए और मुझे फ़ोन करे या मुझे ईमेल करे, तो मैं भी उसको गाइड कर सकता हूँ। गुलशन साहब, अभी एक मैसेज भी आया, उसका है कि ये कहीं दुबई से आया, इसका जो हमारे व्यूअर है, जी, जी। उसका सवाल ये है कि एज अ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, जो अगर जी। कोई वहाँ से एज ए इन्वेस्टमेंट उसके लिए आना चाहता है, कनाडा में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जी, जी। तो वो उससे पहले वो लाइसेंस कैसे लेगा? अगर वो बंदा कोई दुबई में है, पाकिस्तान में है, जी। और यहाँ के रिक्वायर कोई इस तरह का कोई बिजनेस है जो लाइसेंस रिक्वायरमेंट है, वो तो अभी है उधर, तो यहाँ पे लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करेगा? कोई ऐसा तरीक़ाकार, या वो पहले इन्वेस्टमेंट पे आ जाए फिर लाइसेंस ले? हाँ, इसमें ये तो इमिग्रेशन का सवाल है, लेकिन चलो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। हुँ, हुँ। जो कैनेडियन जो सिस्टम है ना, इसमें एक एज ए इन्वेस्टर कैटेगरी है जिसमें वो पैसे इन्वेस्ट करे, और वो मिलियंस डॉलर में, मतलब मिलियंस डॉलर में होता है। मुझे एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं दे सकता। वो मतलब इन्वेस्ट करे और वो फिर उसको इन्वेस्टर जो है वो पीआर मिल जाता है, ठीक है। हुँ, हुँ। एक तो ये होता है। दूसरा, उसको मतलब वो कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। हुँ, दूसरा हुँ। होता है एज ए एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो है एक ऐसा होता है कि वो जो है कनाडा आए, उसको वो एज ए एंटरप्रेन्योर, उसको मतलब जो है ना वो पॉइंट्स अपने फिल करने थे। उसको इंग्लिश आनी चाहिए, उसकी एज, उसका ये जो दूसरी चीजें होती हैं वो देखी जाती हैं, ठीक है। मेडिकल फिट होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो जब वो यहाँ आता है तो उसके पास 3 साल का टाइम होता है कि वो 3 साल में जो है एज ए एंटरप्रेन्योर 2 कैनेडियन को हायर करे और उनको मतलब जो है वो मतलब जो है एम्प्लॉय करे और यहाँ पे कनाडा में जो है बिजनेस बनाए। तो वो मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ इसकी इन्वेस्टमेंट लेवल है। 3 लाख से लेके 6 लाख तक मुख्तलिफ जगहों पे ये इसकी है। तो जो जिस बंदे ने सवाल किया है वो डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी में आना चाहता है। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड भी मतलब आते हैं, जैसे मसलन कोई किसी को कोई हुनर आता है, कोई ना हेयर कटर है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मतलब जो है, या कोई मोची है जो जूते बनाता है, या कोई इस तरह कोई और कोई हुनर आता है उसको, उसकी भी एक कैटेगरी है एक्चुअली।
और खान भाई, एक आदमी का सवाल है कि आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बाज़ फ्रेंचाइज़ में काफ़ी एम्प्लॉइज़ को हायर करने की ज़रूरत होती है और बाज़ बिज़नेसेस में इन्हें आप उसको एक होम बिज़नेस जैसे होटलिंग है, पूरी फैमिली उसको खुद भी चला सकती है। तो आपका इसमें क्या से है कि फ्रेंचाइज़ में उसने ये भी कहा कि जो एम्प्लॉइज़ होते हैं कभी-कभी अगर किसी दिन 2, 3, 4 नहीं आ जाते किसी भी वजह से सर्दी में बर्फबारी है, कोई कहता है मैं बीमार हूँ, कोई कहता है मेरी गाड़ी खराब है। तो इसको ऐसी सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि फिर ऐसे बिज़नेस में जाए जहाँ पे एम्प्लॉइज़ कम हो या ना हो? जी ये मसला सबके साथ तकरीबन होता है और ख़ासकर जो है जैसे जो छोटे बिज़नेसेस होते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पिज़्ज़ा स्टोर वग़ैरह इनके साथ ये मसला होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उस दिन तूफ़ान आ गया, बर्फ़बारी हो गई है और वो उसी दिन सबसे ज़्यादा कॉल्स आती हैं कि भई डिलीवरी के लिए वो मतलब जो है तो उसमें ये एक प्रॉब्लम होती है और जो कस्टमर होता है ना, तो उसको आप अपडेट रखें। मसलन अगर आप पिज़्ज़ा डिलीवर करते हैं, आपके पास ड्राइवर नहीं है तो आप ऑर्डर ना लें, एक तो ये। और अगर ऑर्डर लेते हैं तो नहीं, फिर तो उसको ऑर्डर तो कभी-कभी हेड ऑफ़िस से आ जाती है ना, नहीं वो मतलब उसको ब्लॉक कर सकते हैं आई थिंक। तो उसको ब्लॉक कर सकते हैं। हाँ, और दूसरा ये कि आप मतलब अगर अगर आपने ऑर्डर ले लिया, तो आप अपने कस्टमर को अपडेट करें। वो बाज़ कस्टमर्स को भी पता होता है। अगर नॉर्मल आपका टाइम होता है कि आप आधे घंटे में डिलीवर करते हैं, तो उसको कहें कि भई मैं 1 घंटे में करूँगा। बाज़ सूरतों में आप उनको बोलेंगे 2 घंटे में, तो अगर उसको चाहिए होगा तो वो फिर इंतज़ार करेगा। अगर नहीं चाहिए तो वो फिर मना कर देगा। तो ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये न क कनाडा भर में ये नॉर्मल है क्योंकि यहाँ पे लेबर जो है शॉर्टेज की वज़ह से ये एक प्रॉब्लम होता है। यूएस में ये प्रॉब्लम नहीं होता ख़ासकर जो है मिड वेस्ट में या जो है साउथ में क्योंकि वहाँ पे बर्फ़बारी या इस तरह का नहीं होता तो और फिर वहाँ पे लेबर भी जो है वो वास्ट मिक़दार में अवेलेबल होती है, मेक्सिकन या दूसरे लोग। तो इसके अलावा जो है वो वक़्त के साथ-साथ जो है ना चीज़ें चेंज भी होती रहती हैं। बिज़नेसेस में जो है ना चेंज आते हैं, बिज़नेस बिज़नेस मॉडल चेंज होते रहते हैं। जैसे एक ज़माने में मुझे याद है जब हम लोग यंग होते थे तो हम लोग वीडियो लाते थे किराए पे ब्लैकबस्टर से। उनकी बहुत हर जगह कोने में दुकानें होती थी। तो अब ख़त्म हो गए। उनकी जगह नेटफ्लिक्स ने ले ली है और टैक्सी की जगह उबर ने ले ली है और मोटल होटल की जगह जो है वो आरबीएनबी ने ले ली है। अखबार की जगह ने जो है वो सोशल मीडिया ने ले ली। तो ये चेंज होता रहता है, बिज़नेस मॉडल चेंज होता रहता है और बिज़नेसमैन को उसी के साथ-साथ अपने आप को चेंज करना पड़ता है, वो अपडेट करना पड़ता है चीज़ों को। अच्छा, हमारे अमीन पास भाई, हमारे पास तो टाइम कम है, टाइम तो कोई बहुत सवाल कम है। है तो करें। सवाल तो नहीं है, अगर गुलखान साहब कोई मैसेज देना चाहते हैं अपनी साइड मेरे गुलखान मेरे से। साहब, पहले आप अपने अपने व्यूअर को, लिसनर को, जो हमारे पास एक दो सवाल है। एक तो ये है कि अपनी जो बिजनेस एक्सपीरियंस है, जी, जी। इसको आप मतलब है इन्हें व्यूअर को अपने तजुर्बात को चंद मिनटों में आप इनको बता दें कि क्या चीज बता सकते हैं आप कि बिजनेस करे और कैसे करे, जो भी आप अपने व्यूअर को बताना चाहें। जी, जैसे मैंने कहा ना कि अब इसको एक तो मुलाज़मत पेशा लोग होते हैं जो कि मतलब जो है ना मुलाज़मत नहीं छोड़ते हैं और दूसरे होते हैं जो प्रोफ़ेशनल लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो भी एक तरह से मुलाज़मत पेशा होते हैं। वो दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। वो मतलब प्राइड कर रहे होते हैं कि यार मैं मतलब जो है ना डॉक्टर हूँ या वो तो मतलब जो है ना मैं उनको भी रिकमेंड करूँगा कि वो भी जो है बिज़नेस में आएँ और मतलब वो क्लिनिक खोल सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं या अपनी जो सर्विसेज़ हैं वो बढ़ा सकते हैं। जो जो बिज़नेस माइंड लोग होते हैं या जो बिज़नेसमैन होता है, उसकी भी 2 कैटेगरी होती है। एक होता है बिज़नेस और एक होता है इन्वेस्टर। जो बिज़नेस माइंड होते हैं, बिज़नेसमैन होते हैं, वो जो है एक टीम बनाते हैं और उस टीम से काम लेते हैं और फिर जो है उसका जो फ़ायदा होता है वो जो है पे अपनी जो दौलत है उसको बिल्ड कर रहे होते हैं मतलब। इन्वेस्टर जो होते हैं वो उसमें ऐसे लोग होते हैं ये जो है ना ये बिज़नेस का पार्ट ही है। उसमें वो कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं, वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे कोई आजकल कोरोना आ गया, ज़मीनें जो है सस्ती हो गई या मकान सस्ते हो गए, उसने 10 मकान ले लिए या बिज़नेस ले लिया या कुछ ले लिया, उसने इन्वेस्ट कर दिया, उसको कुछ नहीं करना पड़ता। वो 5 साल के बाद जो है वो उसकी कीमत डबल हो जाएगी। तो वो इस तरह। तो मैं जो दुनिया में जो ना जो 20% जो लोग हैं
वो इस किस्म के लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर हैं, और वो 80% दुनिया का जो दौलत है वो उनके पास है। और जो 80% जो लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो जिनमें डॉक्टर्स, एम्प्लॉयज, ये सारे लोग आते हैं, वो 80% हैं, और उसमें दुनिया का जो सिर्फ दौलत का जो हिस्सा है वो सिर्फ 20% है। तो ये बड़ा फर्क है कि मतलब जो है ना, लोग जो है ना, मैं इनकरेज करूंगा कि वो बिजनेस में जाएं। बहुत सारी सहूलतें हासिल हैं यहाँ पे कनाडा में लोगों को, मतलब जो है ना, बिजनेस के लिए। तो अगर टाइम खत्म हो रहा है तो फिर मैं नहीं, मैसेज जो गुलखान भाई एक सवाल एक और है। आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया, बिजनेसमैन माइंड पीपल। अगर एक आदमी बिजनेसमैन माइंड ही नहीं है, वो भी बिजनेस कर सकता है? क्योंकि अगर अक्सर तो जो एजुकेटेड हाँ लोग होते हैं ना, जैसे मैं कभी कभी खुद अपने आप को भी कहता हूँ कि यार मैं हूं तो नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा। तो ये हाँ, बन सकता है, ये लोगों के लिए भी कोई चांस है कि अगर कोशिश करे और अपने आप को वो मतलब जो है ना चेंज करने की कोशिश करे और करना चाहे तो कर सकता है। हर चीज मुमकिन है। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहता है और उसका माइंड ही जो है वो कि मैंने नहीं करना, तो फिर जाहिर है कि फिर वो नहीं हो सकता। नहीं सर। बुरहान साहब, हमें क्वेश्चंस तो फ्रेंचाइज से रिलेटेड काफ़ी सारे आ रहे हैं, लेकिन हमारा टाइम बिल्कुल ही नहीं है, तो हम चाहेंगे कि एक दफ़ा एक और प्रोग्राम आपके साथ स्केजुअल करेंगे पर्टिकुलर फ्रेंचाइज के ऊपर। ठीक है। प्रैक्टिकल कम्युनिटी को आप क्या बताना है? कम्युनिटी को कोई मैसेज दे? कनाडा डे भी है, हमारी जो लिसनर है, व्यूवर है, आपको सुन रहे हैं, अपना जी जी जाति की, आप प्रेसिडेंट भी है कालगरी, हम आपको बड़े वाम वेलकम करते थे दिल से, खुशी से, जब आपने टाइम निकाला, बीइंग एज ए प्रेसिडेंट, बीइंग एज ए बिजनेसमैन, एज एन एक्सेल इन एंटरप्रेन्योरशिप, प्रेसिडेंट ऑफ पख्तून कालगरी एसोसिएशन, आप बड़े चैरिटीज में इन्वॉल्व है। तो आप अपनी कम्युनिटी को एज ए बीइंग यू एज ए मेंबर ऑफ पख्तून कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी, आप क्या मैसेज देना चाहें? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं उनको, जो यहाँ लोग रहते हैं कनाडा में, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो दुनिया के एक खूबसूरत मुल्क में रहते हैं। जैसे मैंने पहले मैसेज में कहा कि हम लोग चूंकि जितने वहाँ से आए हैं पाकिस्तान से या दूसरे मुल्कों से, उसकी कई वजूहात होती हैं। उसमें से एक बड़ा वजह जो होती है वो सिक्योरिटी और माशी होता है, मतलब ना। तो सबसे जो जैसे पहले भी हमने बात की कि जो लोग आते हैं वो फिर और किस्म की जॉब करते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कम्युनिटी को कि जो भी आए पाकिस्तान से या जहाँ से भी आता है, तो वो अपनी एजुकेशन मुकम्मल करे और अपने आप को अपग्रेड करे, और किसी किसी भी स्किल में जो है वो महारत हासिल करे। बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि मैं पाकिस्तान में, मैं 18 ग्रेड में अफसर था, मैं 19 ग्रेड में अफसर था, मैं तो माप नहीं लगा सकता। तो ये एक वो है ना, वो जो ईगो प्रॉब्लम है, इसको मतलब जो है ना खत्म करना है। और अपनी जो स्किल है, अगर उनको कोई स्किल वहां से मतलब उनको आती है, तो उसको पॉलिश करें, उसको और अच्छा करें। मतलब जैसे कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर है, जबानें हैं, इन्वेस्टमेंट है, अकाउंटिंग है, ये सारी जो चीजें वो मतलब जो है ना कोई भी सीख सकता है और उसमें महारत हासिल करता है। ये बहुत जरूरी होती हैं। इसके अलावा अपने जो आदात हैं, अच्छी आदतें अपनाएं, उन अपनी आदतों पे इन्वेस्ट करें। मसलन जैसे सिगरेट नोशी है, शराब नोशी है, marijuana है, ड्रग्स वगैरह है, इसमें बहुत सारे यंग बच्चे यहाँ पे मैंने देखे इन्वॉल्व होते हैं। तो वो उन चीज़ों से दूर रहें, और मतलब जो है कोशिश करें कि कानून की पाबंदी करें, नमाज पढ़ें, पढ़ने की आदत डालें, वर्जिश करें, अच्छे दोस्त बनाएं। अच्छे दोस्त बनाने का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास अच्छे दोस्त होंगे, तो जैसे अगर आपकी दोस्ती किसी लोहार के साथ होगी, तो आपने सुना होगा ये, तो आपको गर्मी महसूस होगी। लेकिन अगर किसी आपकी दोस्ती किसी अतार अतार के साथ होगी, तो आपको खुशबू महसूस होगी। तो अगर आपकी दोस्ती जो है अच्छे लोगों से होगी, अच्छे लोगों में उठेंगे बैठेंगे, अच्छे लोगों से बात करेंगे, तो आप उनसे अच्छी चीजें सीखेंगे। तो ये एक और है। इसके अलावा अपना जरूरी नहीं कि बिजनेस हो, अपना एक प्लान होना चाहिए आपके पास कि मैं शादी करूंगा, उसके बाद मेरे बच्चे होंगे, उसके बाद मेरा ये। तो एक प्लान के साथ अपनी लाइफ को जो है वो करें। इसके अलावा अगर आपकी जो है जो दूसरी जो चीजें हैं जो कनाडा में आप कर सकते हैं, वॉलंटियरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वॉलंटियर काम करें। बहुत सारे इदारे हैं जो उनको वॉलंटियर की जरूरत होती है, वॉलंटियर करें। आप जो भी चीजें आप अफोर्ड कर सकते हैं वो शेयर करें अपने नेबर के साथ, अपने दोस्तों के साथ। बैक होम से हम लोग आए हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लर्न, अर्न एंड पे बैक। तो हम हमारे ऊपर कर्जा है वहाँ का, कि हम मतलब जो वहाँ के जो लोग हैं उनको पे बैक करें, या हमारे मुल्क को पे बैक करें। जी,
किसी भी कैपेसिटी में आप जो है जाके वहाँ पे लेक्चर दे सकते हैं, या वहाँ पे जाके कोई काम कर सकते हैं, या उनको पैसे भेज सकते हैं, वगैरह वगैरह जो भी। और जो भी काम करें अपने काम से मोहब्बत करें। बाज़ दफ़ा लोग होते हैं, यार वो मैं तो ऐसे ही काम है, मैं तो मतलब जो है ना, जो भी काम करें उसके साथ अपनी मोहब्बत करें। जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आज जो सब दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि अपने फैमिली के साथ और अपने बच्चों से प्यार करें और उनको वक़्त दें। हर वक़्त मतलब 24 घंटे पैसे बनाने की मशीन ना बनें, क्योंकि ये इस तरह नहीं है कि आप मतलब 1 साल 2 साल कर लेंगे उसके बाद खत्म हो जाएंगे, तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा। हम लोग यहाँ पे आए हैं, अभी यही हमारा मुल्क है, यहीं हमने मरना है, यहीं हमारा जीना है। तो मेक श्योर के अपने जो बच्चे हैं उनको आप टाइम दें और उनको सही सपोर्ट करें, उनको मतलब जो है वो सही एजुकेट करें। मेरा कहने का मकसद ये है। अपना बिजनेस कोशिश करें, अगर कर सकते हैं कस्टमर डीलिंग सीखें, पब्लिक डीलिंग सीखें, खरीद फरोख्त जो होता है मतलब ऑनलाइन, ये करना सीखें। स्ट्रेस पे काबू पाएं, गुस्सा ना करें। ये खूबसूरत मुल्क है, सैर और सराहत करें, जाएं इधर उधर। ये मेरी जो जनरल चीजें हैं जो मैं एज ए मैसेज जो है ना दोस्तों को ओके, थैंक यू सो मच गुलखान साहब। हम व्यूवर के साथ और लिसनर के साथ अभी दोबारा 6 बजे हमारा, इसके बाद हम एक ब्रेक अभी लेंगे। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा 6 बजे दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ एक नया गेस्ट है, उसका नाम है फराज खान। उसकी अच्छी बात है, उसकी कनाडा डे के ऊपर उसने अच्छे गजल लिखे हुए हैं। वो हमारे साथ 6 बजे अभी दोबारा हाजिर होगा। अभी इस वक्त हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह